हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सहृद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चारुय का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। इसका आंसर लिखेंगे। बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वान ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफ़ी का स्थान फॉर्मेलिटी से होती है, अर्थात बातचीत सारगर्भित न होकर मात्र रस्म अदाई भर रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। कहते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती, यानी कि अगर हम में बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। इसका आंसर लिखेंगे। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता। वह क्या है, मूकबधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातें को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य हैं। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के प्रति अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए।
तो लहना सिंह अपने किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बंध सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारिन ने उससे निवेदन किया कि वह अपने पति सेना में भर्ती व एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? इसका आंसर लिखेंगे, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर लिखेंगे, उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था? इसका आंसर लिखेंगे, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। अगर हाँ तो आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखिए। इसका आंसर लिखेंगे, देखिए इसमें अपना पक्ष कहते हैं अपने तरफ से, कि जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है। उसने कहा था सूबेदारनी की बातें जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वही लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली साबित होती है। सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती है, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाले यह शीर्षक सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते रहते हैं। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटना अक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है। प्रथम है एक बालक जिसका भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। दूसरा है लहना सिंह, कहानी का मुख्य पात्र। तीसरा है हजारा सिंह जो सूबेदार है। चौथा है बोधा सिंह जो हजारा सिंह का पुत्र है। पांचवा है लपटन साहब, सेना का एक उच्च अधिकारी। छठा है वजीरा सिंह जो एक सैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है? मौत है। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? इसका आंसर लिखेंगे, वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जाड़ा की ठंड मौत का कारण बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा। साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? इसका आंसर लिखेंगे, यह कथन उस देश यानी कि संभवतः फ्रांस की एक महिला का है। उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध अथवा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है तथा उसके लिए उनसे पैसे नहीं लेती है।
उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उसका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। इसका आंसर लिखेंगे, लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वाले को कहता है कि जब जर्मन शासक आएगा तो तुम लोगों को सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की वंशी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को मानना होगा और आपको मानना होगा। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। इसका आंसर लिखेंगे, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन का ज़माना था, वह ट्रॉट्स्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए, वे कांग्रेस में दाखिल हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या उसका पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास करता हो या पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, पुरुषों की मान्यता और है कि नारी आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले लगाया, वे प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। निवृत्ति वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं, इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यक्तिक मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से इसको एक बार दो बार करके आप देखेंगे, कम से कम इसके 2 से 3-4 लाइन आप याद रखेंगे। बाकी अगर अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।